फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी परीक्षा 2016 का भाग 2 यानी कि इतिहास का पेपर अपलोड कर रही हूं। तो ज्योग्राफी का पेपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप सोच रहे हैं टीजीटी के एग्ज़ाम में सोशल स्टडी में आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों पेपर्स को ज़रूर देखें, आपको हेल्प होगी। और ये जो पेपर है 8 मार्च 2019 को हुआ है, यानी कि इस वाले टीजीटी के एग्ज़ाम से पहले जो टीजीटी हुआ है उसी का ये पेपर अपलोड कर रही हूँ। और ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है, यानी कि आपको इसमें व्याख्या भी पढ़ने को मिल रही है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद कर सकती है। तो काफ़ी सारी जानकारी आपको इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर कोई डाउट लगता है आपको किसी क्वेश्चन में, अगर मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट में अपना सही आंसर ज़रूर लिख के ज़रूर बताएं, तो उसको आगे दूर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जल्दी से लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं पीजीटी हिस्ट्री का भी पेपर अपलोड करूंगी और ऑलरेडी काफ़ी सारे पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें। अभी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। व्याख्या सहित हर प्रश्न पत्र भाग 2 टीजीटी परीक्षा 2016 इतिहास का। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपीटेट, केबीएस, एनबीएस या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिलती हैं। और यहाँ तक कि प्लस के पर जुड़ना और आसान हो गया है, क्योंकि 80% का प्राइस ड्रॉप हो चुका है। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, स्टेट टेट, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन में इन सभी टेट की तैयारी कर सकते हैं। और 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में है। प्राइस जो है 699, 899 बहुत कम हो चुका है। और ना ही नहीं, इसके साथ ही आपको 10% का डिस्काउंट आपको रेफरल कोड यूज़ करने पर मिलेगा, जो कि प्रतीक्षा टेट है। DSSV, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, एपीएस का सब्सक्रिप्शन प्लान अलग से है, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और सुपर टेट का बैच भी स्टार्ट हो रहा है 2021 का, एक कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले आप एनरोल कर लें, जिससे कि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो और अपना स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट की तैयारी आप आराम से कर सकें और कोई डाउट भी ना हो, क्योंकि आपको हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, जिसमें आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, एनरोल करने के बाद रेफरल कोड ज़रूर ध्यान रखिएगा। रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट है। प्रतीक्षा टेट लिखने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ ही मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, डेली होती हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई क्विज या टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको भी आप फ्री अनलॉक कर सकते हैं, और अनलॉक कोड में भी आप मेरा रेफरल कोड जो कि प्रतीक्षा टेट है वो लिख सकते हैं, और वो जो क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस या टेस्ट है, वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगा और बिल्कुल फ्री होगा। तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। रेफरल कोड या अनलॉक कोड प्रतीक्षा टेट लिखना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहुंचेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। और ये 1 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उनमें से एक आपको करना होता है। उसके बारे में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, तो आप उससे समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? ABCD ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं और सही ऑप्शन है इसका A, यानी कि मदन लाल धींगरा। तो इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जन विली को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। फलस्वरूप मदन लाल धींगरा को फांसी पर लटका दिया और इस हत्याकांड के बाद सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। और इंडिया हाउस के प्रमुख सदस्य VD सावरकर, हरदयाल और मदन लाल धींगरा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद या लाहौर? और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लखनऊ।
लखनऊ समझौते 1916 के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई और लखनऊ समझौते के अंतर्गत तैयार 19 सूत्रीय ज्ञापन पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार करने, इनमें अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधि देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है सही क्रम व्यवस्थित करना है, तो क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। पहले क्या हुआ है, तो ऑप्शन में है रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मार्ले मिंटो सुधार या इल्बर्ट बिल। और सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए 4312, यानी कि इल्बर्ट बिल, फिर मार्ले मिंटो, फिर रॉलेट एक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इल्बर्ट बिल 1883 को पारित हुआ है, ठीक है। मार्ले मिंटो 1909, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड के बीच समझौता, जिसे इरविन समझौता कहते हैं, 1931 में हुआ था और 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे कौन थे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन है इसका बी, यानी कि मोहम्मद इकबाल। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 32 से 24 दिसंबर 32 तक चला और इन दोनों सम्मेलनों में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण विफल रहा था। और इन्हीं दोनों गोलमेज सम्मेलनों में आई थिंक महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था और इसी के तहत गांधी इरविन समझौता हुआ था द्वितीय गोलमेज, जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? कौन नहीं जुड़ा है ये बताना है और राइट ऑप्शन है डी ग्रोशियन। चलिए, तो ये जो है प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है, बाकी सभी प्राचीन उपकरणों की श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ डैश को निर्देशित हैं? तो रुद्र, मारुत, असि या इंद्र? तो इंद्र को है ऑप्शन डी। इंद्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 250 बार हुआ है, अर्थात संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। तो इंद्र को आर्यों का सबसे प्रधान देवता कहा जाता है और इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला व युद्ध के नेता के रूप में विचित्रित किया गया है। तो पुरंदर किसे कहा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, तब आपका आंसर इंद्र ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन। तो ईसा पूर्व में कौन सी घटना नहीं है ये बताना है और राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई है वो कनिष्क के काल में हुई है और कनिष्क का जो संवत है वो 78 ईस्वी है, ना कि ईसा पूर्व है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो ईसा युग की है, ना कि ईसा पूर्व की। तो चलिए डिटेल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या डिटेल दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी ही सही आंसर है। कनिष्क का शासनकाल 78 ईसा लगभग माना जाता है। यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और इसी काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इंडो-ग्रीक साम्राज्य की स्थापना 183 ईसा पूर्व हुई है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रथम श्रेय डेमेट्रियस को है। खारवेल का हंती गुफा अभिलेख प्रथम सदी ईसा पूर्व से संबंधित है और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से हुआ है। तो कनिष्क का शासनकाल ही सही आंसर है। जैन धर्म में पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना डैश में परिणत हुई और राइट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन होगा वो वल्लभ ही होगा। वैसे जो जैन सभा हुई है, पहली जो जैन सभा हुई है उसी में श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय हैं वो अलग हुए हैं और पहली जो जैन सभा हुई थी वो
पाटलिपुत्र में हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन में पाटलिपुत्र नहीं है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सी जानकारी दी हुई है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये जो जैन सभा हुई थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो इसी सभा में जैन धर्म का विभाजक श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया था। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और जबकि भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर कहलाए। इसकी सही उत्तर पाटलिपुत्र होगा, जबकि आयोग ने उत्तर पत्रक में विकल्प बी अर्थात बल्लभी को सही माना है। और यहाँ आप देखोगे पाटलिपुत्र ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसीलिए जो दूसरी सभा हुई है वो बल्लभी में ही हुई है, तो हो सकता है उसके हिसाब से इन्होंने बल्लभी ऑप्शन को सही माना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है, ये बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है और राइट ऑप्शन है इसका सी, रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख। यह शिलालेख नेपाल की तराई में स्थित है और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी आए थे और उन्होंने वहां पर धार्मिक कर बलि को माफ़ कर दिया था और भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था। तो कौन से वर्ष आए थे? 20वें वर्ष आए थे और कितना कर किया था? 1/8। और ये किससे जानकारी मिल रही है? रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन की बोध गया बिहार बनाने की अनुमति दी? मेघवर्मन की बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी। तो ये बौद्ध राजा मेघवर्मन को होगा यहाँ पर, तो को बौद्ध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी है। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। तो श्रीलंका के बौद्ध राज्य मेघवर्मन को बौद्ध गया में बिहार बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दी थी और उसकी विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या के संरक्षक थे और इसीलिए सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वीणा बजाते हुए सिक्कों पर किसे दिखाया गया है, तब आपका आंसर समुद्रगुप्त होता है। या फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तब भी समुद्रगुप्त। और एक और नई बात कि जो बौद्ध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी मेघवर्मन को, वो भी समुद्रगुप्त के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, फतवा आलमगीरी के नाम के से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? तो ऑप्शन पर पहुंच लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब। और राइट ऑप्शन है इसका औरंगजेब। फतवा आलमगीरी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई है। यह कृति मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक और विस्तृत सार संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से था? अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, ईरान। आसान सा प्रश्न है। मोरक्को से आया था इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी में और ये अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1613 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? और राइट ऑप्शन डी है, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो 6 फरवरी 1613 को जानकारी एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुगल राजदरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। जहांगीर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार से प्रभावित था
और टॉमस एल्बर्ट के अधीन सूरत में ब्रिटिश व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश डैश से जोड़ा था। तो माता और पिता का वंश कौन कौन सा था ये बताना है, और ये अक्सर हम जब भी बाबर के बारे में पढ़ते हैं तब ये जानकारी आपको दी जाती है कि माता की तरफ से वो चंगेज़ वंश का था और पिता की तरफ से वो तैमूर वंशी था। और राइट ऑप्शन है ए, बिल्कुल सही। पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज़ खां था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मावरा उन्हर ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी रियासत फरगना में हुआ है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो फरगना की जागीर के मालिक थे, और उनकी माता का नाम कुतलुग निगार खनम था। बाबर अपने पिता पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृ पक्ष की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का सम्मिश्रण था। आगे, फिरोज खान तुगलक के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के चाल का 1/6 था? और राइट ऑप्शन है बी, खम्स। तो फिरोज तुगलक ने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामिक शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 कर खराज, जकात, जजिया और खम्स को आरोपित किया। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। सिंचाई कर हब-ए-शर्ब लेने वाला फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। सिंचाई कर कृषि उपज का 10% थी। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? ए, बी, सी, डी। और सही जवाब है मोरोतिम्बक पिंगले। तो मोरोतिम्बक पिंगले ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, और शासन का वास्तविक संचालन 8 मंत्री करते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस मामले में वी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेल्युलर जेल से आजीवन भेज जाने की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं। सही आंसर है बी, नासिक षड्यंत्र केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने डैश के द्वारा के लिए कार्य किया। ऑप्शन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है ए, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। बी, असंतुष्टों के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। सी, गांधी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में कांग्रेस के अपरिवर्तनीय वादियों से सहयोग और कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना। राइट ऑप्शन है ए, सी.आर. दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की। 16 जून 1925 को सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल की शक्ति क्षीण होने लगी और पार्टी में सांप्रदायिक भावनाओं तथा सरकार के साथ सहयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? और राइट ऑप्शन है बी, स्वामी विवेकानंद।
तो इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया और इस सम्मेलन में आने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रखा गया था। तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट है सामाजिक कानूनों को और उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर बताना है मैचिंग सती उनका उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह कानून, कन्या भ्रूण हत्या निषेध और दास प्रथा का उन्मूलन। सन दे रखे हैं, मैचिंग करके बताना है और राइट ऑप्शन सी है। एक का 3 सती का उन्मूलन 29-30, तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ है। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना है। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 और दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ है वो 1843 में हुआ है। तो ये क्रम जो था सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? ABCD 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बुर्ज होम और रंगपुर। तो मैं आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का सॉल्व्ड पेपर है। तो बिल्कुल प्रॉपर पेपर की तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें था कि ये पेपर नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस नॉर्मल नहीं है, ये जो 2019 में TGT का पेपर हुआ है उसी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अपना कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके अलावा तो क्लियर कर लीजिए और इनसे आपको पक्का हेल्प मिलेगी। सॉल्व हैं तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सॉल्यूशन लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिटेल आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उनसे आपको आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी, इसीलिए ये अपलोड किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो A छांदोग्य उपनिषद, B मुंडकोपनिषद, C शतपथ ब्राह्मण या D बृहदारण्यक उपनिषद। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन A छांदोग्य उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है और प्रमुख उपनिषद यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आदर्श जो कि सत्यमेव जयते है वो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर हमने पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात की है, इसीलिए आंसर छांदोग्य उपनिषद है। नेक्स्ट है निष्क निम्नलिखित में से किस काल के विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? और सही आंसर है ऑप्शन ए वैदिक काल। वैदिक काल में विनिमय एक माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। हिरण्य और सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। निष्क सोने का एक आभूषण था और निष्क जो वैदिक काल में एक आभूषण था, उत्तर वैदिक काल में यह एक मुद्रा के रूप में प्रचलित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? ABCD 4 ऑप्शन है और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि न्यायिक कार्य। अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक न्यायिक कार्य निष्पादित करते थे। अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 में युक्त रज्जुक व प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है प्रशस्ति का अर्थ क्या है? यह एक शिलालेख है, यह एक तांबे की तस्करी है, यह धातु की तस्करी पर एक राजसी चार्टर था, यह राजा की स्थिति थी। तो ये प्रशस्ति जो थी, तो आपने सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति जो है
हरिशेर ने लिखा है समुद्रगुप्त के ऊपर, तो उसमें क्या है, समुद्रगुप्त की तारीफ है, समुद्रगुप्त की स्तुति है, क्योंकि समुद्रगुप्त के समकालीन थे, उनके राजकवि थे हरिशेर। तो आप समझ जाएंगे कि राजा की स्तुति होती है और उसी को हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति करना होता है। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंच लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल, एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। कभी महाबलीपुरम के निर्माता कौन हैं, या एलोरा गुफाओं किसके द्वारा बनवाई गई हैं, खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाता है, कभी युग्म में दे दिया जाता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी है। एलिफेंटा गुफाएं जो है वो मौर्य काल से संबंधित नहीं है। पहली बात तो एलिफेंटा गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों से संबंधित हैं। और ये अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो आप को ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वो घुमा फिरा के आपसे हर साल पूछे जाते हैं। एलिफेंटा गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम बिल्कुल सही है, पल्लवों के द्वारा बनवाया गया है, तमिलनाडु में ये स्थित है। खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में, चंदेलों से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? तो असत्य वाक्य बताना है, असत्य वाक्य। तो पहला है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। हरिहर वन ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की। सी है बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। और डी है सही, डी सभी सही हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा असत्य लग रहा है कि बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो बलबन ने नहीं बल्कि फिरोज तुगलक ने करवाया था, फिरोज तुगलक ने। और उसने बाद में जो चौथी मंजिल है, पांचवी जो मंजिल है, वो फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण दिल्ली में हुआ, इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया। उसकी योजना 225 फीट ऊंची यानी कि 4 मंजिला इमारत बनाने की थी, किंतु ऐबक के समय एक ही मंजिल बन पाई थी और उनकी चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ। फिरोज तुगलक के समय इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई और उसने इसके स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। और इस प्रकार यह इमारत अब 5 मंजिला हो गई। तो कुतुब मीनार के निर्माण में बलबन का कोई योगदान नहीं है, इल्तुतमिश का है और फिरोज तुगलक का है। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन और सही है ऑप्शन ए काजी उल कजात। काजी उल कजात को मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था। मुख्य काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे जो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज़्मनामा नाम दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ये सही आंसर है ए। और ये किसने किया था? ये फैज़ी ने किया था। ठीक है, तो फैज़ी जो था नवरत्न में से एक था अकबर का, और ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही है। अगर ऑप्शन में फैज़ी होता तो फैज़ी सही था। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित कराकर रज़्मनामा नाम दिया। अकबर ने फैज़ी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के काल में अन्य प्रमुख अनुवादित ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ तजक का अनुवाद जहान जफर नाम से, सिंहासन बत्तसी का अनुवाद नामा ए खिरात अफजा नाम से, कथा सरित सागर का अनुवाद बहर अल असमार नाम से और पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुलेही आदि के नाम से करवाया गया था। तो ये सही ऑप्शन ए है। और इसी के साथ अभी ये वीडियो यहीं पर रोकती हूँ। सेकंड पार्ट में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं
30 क्वेश्चंस उनको करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। और कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में आंसर आप ज़रूर बताइएगा। तो कोशिश की जाती है कि बिल्कुल सारी चीज़ें सही जाएं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, आखिर इंसान है। तो उसके लिए अभी से क्षमा और प्रार्थी हूँ। तो इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आंसर ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय वंस अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।